Good morning friends, welcome to MKH video series. I am Shivali. Today we are discussing about the chapter number 3 of science, that is atoms and molecule. आज हमें पढ़ना है एटम्स क्या होते हैं एंड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो मैटर है वो किससे मिलकर बना होता है, पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। और ये जो पार्टिकल्स है, ये जो मैटर है क्या होता है, कंटिन्यूसली किस में डिवाइड होता रहता है, पार्टिकल्स में डिवाइड होता रहता है। ये देखो लिखा हुआ है। इंडियन फिलोसोफर थे, वो क्या बोल रहे थे कि जो मैटर है वो क्या करता रहता है, कंटिन्यूसली डिवाइड होता रहता है, किस में, पार्टिकल्स में डिवाइड होता रहता है। इन पार्टिकल्स को उन्होंने क्या नाम दे दिया, एटम्स नाम दे दिया। ठीक है। अब जब बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने बहुत कुछ दिया, किसी ने परमाणु कहा, किसी ने एटम्स कहा, तो इस तरह से। ठीक है। लेकिन जो इन्होंने नाम दिया एटम्स, इन्होंने विदाउट एनी एक्सपेरिमेंट दिया, मतलब उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया और बस यूं ही उन्होंने कोई ऑब्जर्वेशन की और उस ऑब्जर्वेशन के बेस पे उन्होंने क्या दे दिया, नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, एटम्स। ठीक है। तो नॉट बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटर के बेस पे नहीं था। फिर उसके बाद 18th सेंचुरी के एंड में एक साइंटिस्ट आया। ठीक है। उसने क्या किया, उसने बताया कि ये जो आप बोल रहे हो कि जो मैटर है वो कंटिन्यूसली क्या होता रहता है, डिवाइड होता रहता है, किस में, पार्टिकल्स में। एक सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ वो डिवाइड होना बंद हो जाता है। ये हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि जो मैटर है वो पार्टिकल्स में डिवाइड होता रहता है, और एक कंडीशन ऐसी आती है जहाँ वो डिवाइड होना बंद हो जाता है। अब ये जो मैटर है ये डिफरेंट पार्टिकल्स में क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अब इन पार्टिकल्स को क्या नाम दे दिया, एटम्स बोल दिया। वो बोलता है ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन उन्होंने इसके बेसिस पर कि उन्होंने जब ये खोज रहे थे ना, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्हें पता चला कि एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है। तो उन्होंने देखा एलिमेंट वो होता है जो अपने आप को फर्दर डिवाइड नहीं करता, कंपाउंड वो होता है जो अपने आप को फर्दर डिवाइड कर लेता है। ये भी हमने डिस्कस किया था। जब उन्होंने एलिमेंट एंड कंपाउंड की डिस्कवरी कर ली, उसके बाद उन्होंने क्या खोजा, उन्होंने किस चीज़ की डिस्कवरी की, एटम्स एंड मॉलिक्यूल ने। अब उसने बोला कि ये जो आप बोल रहे हो बिल्कुल सही है कि जो मैटर है वो पार्टिकल्स में डिवाइड होता है। एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पार्टिकल्स डिवाइड होना बंद हो जाता है, उन सब पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, हम एटम्स बोलते हैं। ठीक है। और जो कंपाउंड था, उसने एलिमेंट एंड कंपाउंड के बीच में डिफरेंस निकाला। उसने बोला कंपाउंड वो होता है जो फर्दर डिवाइड नहीं होता, और जो कंपाउंड की स्मॉलेस्ट एंटाइटी होती है उसको उसने नाम दे दिया मॉलिक्यूल, और जो एलिमेंट की स्मॉलेस्ट एंटाइटी होती है उसने नाम दे दिया एटम। अब स्मॉलेस्ट एंटाइटी का मतलब क्या है, जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो उसने देखा एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस क्या होता है। एलिमेंट वो होता है जो फर्दर डिवाइड नहीं होता, नॉट डिवाइड फर्दर। ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने ले लिया सोडियम, क्या ले लिया, सोडियम, Na से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। अब हमने पढ़ा था एलिमेंट वो होता है जो फर्दर डिवाइड नहीं होता। अब क्या आप Na को फर्दर डिवाइड कर सकते हो, लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, नहीं कर सकते। क्या आप H2O को फर्दर डिवाइड कर सकते हो, यस कर सकते हो। H2O को फर्दर डिवाइड कैसा होता है, H2O इस तरह से। तो यस आप इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हो। जो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस से, एलिमेंट से मिलकर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है। तो और हम उसको क्या कर सकते हैं, फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। ये किसकी कैटेगरी में आएगा, कंपाउंड की कैटेगरी में। और इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ये किसकी कैटेगरी में आएगा, एलिमेंट। अब साइंटिस्ट बोल रहा है जो एलिमेंट है उसकी स्मॉलेस्ट एंटाइटी क्या होती है, एटम्स होती है। अब स्मॉलेस्ट एंटाइटी देखो, अब ये जो Na है इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये बात तो बोली थी पहले वाले साइंटिस्ट ने, वो इसको तो लेकर चल ही रहा था कि हाँ मैटर में क्या प्रेजेंट रहते हैं, पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो Na भी एक तरह से क्या है, मैटर है, इसमें भी क्या प्रेजेंट रहेंगे, पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे। तो ये Na का एक बॉक्स है, ये इसमें बहुत सारे क्या है, पार्टिकल्स है। Na के अंदर क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स है।
अब इन पार्टिकल्स को इसने क्या नाम दे दिया, एटम्स। मतलब Na की स्मॉलेस्ट एंटाइटी बना दी एक, मतलब उसको पार्टिकल्स में तोड़ दिया, उन पार्टिकल्स को उसने क्या बोला है, एटम्स बोला है। अब हाइड्रोजन की स्मॉलेस्ट एंटाइटी क्या होती है, H होती है। ऑक्सीजन की स्मॉलेस्ट एंटाइटी क्या होती है, O होती है। ऑक्सीजन किस में एग्जिस्ट करता है, O2 में। हाइड्रोजन किस में एग्जिस्ट करता है, H2 में। क्या आप इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हो, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था H2 और ऑक्सीजन को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये कैसे है, ये एलिमेंट है, इनकी स्मॉलेस्ट एंटाइटी क्या है, H। ऑक्सीजन की स्मॉलेस्ट एंटाइटी क्या है, ऑक्सीजन। अगर मैं एक कंटेनर लेती हूँ जिसमें क्या भरा हुआ है, ऑक्सीजन है, जिसमें क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की स्मॉलेस्ट एंटाइटी क्या होती है, O होती है। उस कंटेनर के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब किसके हैं, वो सब हैं ऑक्सीजन के। किसके हैं, ऑक्सीजन के। तो वो सब पार्टिकल जो ऑक्सीजन के हैं, इन सब पार्टिकल्स को क्या नाम दिया है, एटम्स। तो आपको पता चल गया स्मॉलेस्ट एंटाइटी का मतलब क्या है। तो साइंटिस्ट ने क्या बोला, जो स्मॉलेस्ट एंटाइटी होती है एलिमेंट की, वो हमारी क्या होती है, एटम्स होता है। अब मॉलिक्यूल के बारे में उसने क्या बोला, स्मॉलेस्ट एंटाइटी ऑफ कंपाउंड। अब H2 है, H2 को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, फर्दर डिवाइड कर सकते हैं ना। आपने वाटर ले लिया, उस वाटर में जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब पार्टिकल किसके हैं, H2O के हैं, वाटर के हैं। और ये क्या है, एक से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बने हैं, मोर देन वन एटम। एलिमेंट की जगह यहाँ मैं आइटम यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हाइड्रोजन की स्मॉलेस्ट एंटाइटी H, ऑक्सीजन की स्मॉलेस्ट एंटाइटी O। ठीक है, तो ये किससे मिलकर बने हैं, H और O से मिलकर बने हैं। यानी कि मैं बोल सकती हूँ कि ये जो है H2O जो है वो दो से ज़्यादा एटम से मिलकर बना है। जब ये दो से ज़्यादा एटम से मिलकर बना होगा तो उसको मैं क्या बोलूँगी, मॉलिक्यूल बनूंगी, क्योंकि इसके अंदर जितने भी पार्टिकल हैं वो सब किसके हैं, H2O के हैं। और H2O किससे मिलकर बना है, H एंड O से, जो कि हमारी क्या है, एलिमेंट की स्मॉलेस्ट एंटाइटी है। और स्मॉलेस्ट एंटाइटी को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट की स्मॉलेस्ट एंटाइटी को हम क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। यानी कि जो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, H2O है, ये जो H2O मॉलिक्यूल है इसके अंदर, वाटर के अंदर, वो किससे मिलकर बना है, एलिमेंट की स्मॉलेस्ट एंटाइटी एटम से मिलकर बना है। और जब दो या दो से ज़्यादा एटम से मिलकर बन जाए उसको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा देख लो, एटम क्या होता है, एलिमेंट की स्मॉलेस्ट एंटाइटी होती है। एलिमेंट क्या होता है, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। हाइड्रोजन की स्मॉलेस्ट एंटाइटी H, ऑक्सीजन की स्मॉलेस्ट एंटाइटी O। अगर मैं एक कंटेनर में H2 ले लूँगी, यानी कि हाइड्रोजन ले लूँगी, तो इसकी स्मॉलेस्ट एंटाइटी क्या होगी, H। यानी उस कंटेनर में सारे जो पार्टिकल्स होंगे वो किसके होंगे, H के होंगे, H की स्मॉलेस्ट एंटाइटी होगी। इस स्मॉलेस्ट, ये जो पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, इनको नाम क्या दिया है, एटम्स दिया है। अब मॉलिक्यूल क्या होता है, स्मॉलेस्ट एंटाइटी ऑफ कंपाउंड। मैंने वाटर लिया, वाटर में जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब किसके हैं, H2O के हैं। और H2O हमें पता है किस किस से मिलकर बना होता है, H से एंड ऑक्सीजन से। ये क्या है, एटम्स है। क्या है ये, एटम्स है। जब कोई भी कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा एटम से मिलकर बना हो उसको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस। इसको हम आगे और पढ़ेंगे। अभी मैंने सिर्फ आपको बताया है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लेवॉइजर एंड जोसेफ एल प्रोस्ट। ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक लॉ का फॉर्मेशन किया, लॉ की डिस्कवरी की, जिस लॉ का नाम क्या था, केमिकल कॉम्बिनेशन। मतलब कोई भी रिएक्शन है उसमें एलिमेंट कैसे कंबाइन हो रहे हैं, उसमें जो रिएक्शन है, रिएक्शन में एलिमेंट्स या आइटम्स कैसे मिल रहे हैं और मॉलिक्यूल्स कैसे कंबाइन हो रहे हैं, उसके बारे में इन दोनों साइंटिस्ट ने बताया था। अब हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। चलिए देखिए, ये हमारे दो साइंटिस्ट थे, कौन कौन से, लेवॉइजर एंड जोसेफ एल प्रोस्ट। इन्होंने क्या किया था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिया था। अब ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, ये टू टाइप्स के हैं। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन।
हमें इन दोनों लॉज को डिस्कस करना है। अब ये दोनों लॉज किसने दिए थे? इन दोनों साइंटिस्ट ने दिए थे। सबसे पहले हम देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का क्या मतलब है। कंजर्वेशन ऑफ मास, नाम से क्लियर हो रहा है। कंजर्वेशन यानी कि रिजर्व रहना, रिजर्व्ड, और बोल सकते हैं इसको कंजर्व करना, बचाना, ठीक है, या सेव, तो मतलब कि या कांस्टेंट, कुछ भी बोल सकते हैं। मतलब कि जो हमारा मास होगा वो क्या रहेगा? रिजर्व्ड रहेगा, सेव रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब ये है, मतलब ये स्टेट क्या करता है, अगर कोई मास, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, उस केमिकल रिएक्शन में हमारा जो मास है, जो भी हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिए हैं, हम इधर के ये जैसे ये A प्लस बी गिव्स C प्लस D, जो इधर के साइड लिखा रहता है, एरो के इधर की तरफ लिखा रहता है, वो होते हैं हमारे रिएक्टेंट, और जो एरो के दूसरी तरफ लिखे रहते हैं वो होते हैं प्रोडक्ट। तो ये बोल रहा है, और ये जो पूरी है ये होती है केमिकल इक्वेशन या फिर केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो ये जो है ये क्या हुई हमारी केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन। एरो के इधर लिखा रहता है वो रिएक्टेंट, एरो के उधर लिखा रहता है वो प्रोडक्ट। तो ये लोग कह रहा है कि कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है, उस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का मास क्या रहेगा? सेम रहेगा। मास यानी कि वेट, वेट जो है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब ये बोल रहा है मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, मतलब अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, ना तो मास क्रिएट होगा, ना तो बनेगा, और ना डिस्ट्रॉय होगा। अगर हमने ये A जो है हमने 1 किलोग्राम लिया है और B है हमने 2 किलोग्राम लिया है, इन दोनों को टोटल करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 3 किलोग्राम। अब ऐसा नहीं है प्रोडक्ट साइड में हमें 2 किलोग्राम प्रोडक्ट मिल गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जितना यहाँ लिया है उतना ही हमें प्रोडक्ट में मिलेगा। मतलब जो हमारा मास है वो क्या रहा है? कंजर्व्ड रहा है, यानी कि जितना हमने लिया था उतना ही हमें क्या हुआ है? ऑब्टेन हुआ है। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। द मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ना तो हम उसको बना सकते, ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते, यानी कि ख़त्म कर सकते ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान, ठीक है। और इस लाइन का और मतलब क्या निकलता है? सम ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन सेम। ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट है और ये क्या है? प्रोडक्ट है। इन रिएक्टेंट्स के मासेस का प्रोडक्ट करो, इनके वेट का वो सम करो, कितना आया? 3 किलोग्राम। और प्रोडक्ट का जो वेट आना चाहिए वो भी कितना आना चाहिए? 3 किलोग्राम। इन दोनों के वेट का जब सम करोगे वो भी कितना आना चाहिए? 3 किलोग्राम आना चाहिए। इसका मतलब रिएक्टेंट का मास, M मतलब यहाँ पर मास है, R मतलब रिएक्टेंट का, यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये देखो, ये आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, ये वाला आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। आपके टेक्स्ट बुक में दे रखा है कि अगर कोई सोडियम कार्बोनेट एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, इसको बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट, आप लिख लो सोडियम कार्बोनेट, और इसको बोलेंगे एसिटिक एसिड, आप लिख लो, मैं बोल रही हूँ, इसको बोलेंगे एसिटिक एसिड। जब ये दोनों मिलते हैं तो हमें देते हैं सोडियम एसीटेट, क्या देंगे? सोडियम एसीटेट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। आपकी बुक में इसकी केमिकल वो नहीं लिखा हुआ, फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ, सिर्फ नाम लिखे हुए हैं। मैंने यहाँ फॉर्मूले लिख दिए, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है आपको फॉर्मूले लिखने हैं, आप नाम भी लिख सकते हो सिर्फ, ठीक है। और आपको बोला है जो सोडियम कार्बोनेट है वो आपका कितने ग्राम है? 5.3 ग्राम। और जो एसिटिक एसिड है वो आपका कितने ग्राम है? 6 ग्राम है।
और जो सोडियम एसीटेट है वो आपका है 8.2 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड है 2.2 ग्राम और वाटर है 0.9 ग्राम। बताओ क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करेगा या नहीं करेगा। आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन में क्या होता है, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जितने भी रिएक्टेंट है उन सब के मासेस का हम क्या कर दे, सम कर दे, और जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सब के मासेस का क्या कर दे, सम कर दे। अगर हमारे मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट आएगा, इसका मतलब कि वो क्या है, हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करेगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्या ये फॉलो करता है या नहीं करता। तो इसके लिए यहाँ देखो सोडियम कार्बोनेट है, पहले मैं रिएक्टेंट साइड का कर रही हूँ, रिएक्टेंट का, ठीक है। कितना दे रखा है, 5.3 ग्राम, 5.3 ग्राम, और कितना दे रखा है, 6 ग्राम प्लस 6 ग्राम, इतना ही देख रखा है। अब हमें चेक करना है कि ये जो मास ऑफ रिएक्टेंट है ये इक्वल है मास ऑफ प्रोडक्ट के और नोट। हमने मास ऑफ रिएक्टेंट लिख दिया, अब हमें चेक करना है मास ऑफ प्रोडक्ट। तो ये देखिए ये हमारा है 8.2 ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितने ग्राम है, 2.2 ग्राम प्लस, और क्या दे रखा है हमें प्रोडक्ट की साइड में 0.9 ग्राम। मैंने क्या किया, रिएक्टेंट वाले मासेस को एक तरफ लिख लिया और प्रोडक्ट वाले मासेस को एक तरफ लिख लिया। अब मेरे को देखना है क्या इनका मास सेम है या नहीं है। 5.3 प्लस 6 करोगे कितना आएगा, 11.3, तो यहाँ कितना आ गया, 11.3। अब मेरे को देखना है क्या ये भी 11.3 के इक्वल है। अगर ये 11.3 के इक्वल आ जाता है मतलब ये मास लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो कर रहा है। अगर इक्वल नहीं आता तो मतलब ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। तो जब मैंने इसको ऐड किया 8.2, 2.2, 0.9, ये कितने हो गए 13 और ये कितने हो गए 11, तो मतलब कितना आ गया मेरे पास 11.3 ग्राम। ये भी कितना था 11.3 ग्राम, मतलब ये दोनों मेरे पास क्या आ गए, सेम आ गए। मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट आ गया। मतलब ये जो इक्वेशन है मेरी किसको फॉलो कर रही है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो कर रही है। इस तरह से हमें निकाल कर देखना है, इस तरह से आपके क्वेश्चन बनेंगे और हमें निकालना भी मैंने आपको सिखा दिया कि कैसे निकालना है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है। कांस्टेंट को हम क्या लिख सकते हैं, डेफिनेट भी बोल सकते हैं। तो अब हमारा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, ये क्या कह रहा है, इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द डेफिनेट प्रोपोर्शनल बाय मास। इस लाइन का मतलब क्या है, इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। देखो H2 प्लस हो, मैंने एग्जाम्पल लिया है किसका, H2O का। इसमें क्या है, H2 प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल बना रहे हैं। अब ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर ये कितना है, 2 नंबर्स में है। कितने नंबर्स में है, 2 नंबर्स में है, यानी कि यहाँ 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये 2 आइटम आ गए यहाँ पे, 2 आइटम ऑफ, ठीक है। और ऑक्सीजन है यहाँ पे कितने नंबर में है, 1 नंबर में है। और जो हमें मिल रहा है वाटर वो कितने नंबर्स में मिल रहा है, चलो देखते हैं। ये हाइड्रोजन है, इसके पैरों में कितना लिखा हुआ है, 2, तो यानी कि ये कितने नंबर हो गया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हो गया। अब 2 आइटम यहाँ आइटम कर लेना, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पैरों में कितना लिखा हुआ है, 1, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब कितना है, 1 है। तो यानी ऑक्सीजन कितने नंबर में प्रेजेंट है, 1 नंबर में प्रेजेंट है। 2 + 1 करो इज इक्वल टू 3, यानी यहाँ पर भी क्या है, 3 है और यहाँ पर भी कितने आए, 3 है। मतलब दोनों का जो रेशो है, प्रोपोर्शनल है एलिमेंट्स का या बोलते हैं एटम्स का, वो क्या है, सेम है, सेम नंबर में है। लेकिन मैंने बोला है कि बाय मास होना चाहिए वो। मैंने तो यहाँ क्या कर लिया, एटॉमिक नंबर के बेस पे कर लिया। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं,
ये एटॉमिक नंबर छोड़ो, मैंने इसको मॉलिक्यूल्स के बेस पे कर लिया, एटम्स के बेस पे कर लिया, ठीक है। लेकिन मेरे को क्या करना है, बाय मास करना है। तो बाय मास आपको कुछ मासेस है, एटॉमिक वेट है किसके, ये जो एटम्स लिखे हुए हैं इन सब के आपको क्या करना है, लर्न करना है। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1, ठीक है, या U लगाते हैं बेसिकली हम। जो एटम्स का जो वेट होता है उसको मेज़र करने के लिए हम U लगाते हैं, हम अभी आगे देखेंगे, बट आप समझ लेना कि यहाँ U लगा हुआ है, ठीक है। ऑक्सीजन का जो वेट होता है वो होता है 16 U, और कार्बन का होता है वो होता है 12 U, नाइट्रोजन होता है उसका होता है 14 U, ठीक है। इस तरह से आपको ये वेट्स याद करने हैं। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन का वेट निकालते हैं। वेट कैसे निकालेंगे, जो भी इसके पैरों में लिखा हुआ है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, हाइड्रोजन के मास से। हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, इसके पैरों में कितना लिखा है 2, तो यानी कि ये 2 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अगर मान लो ये यहाँ पर 2 लिखा होता तो ये पैरों के साथ तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा, साथ में इस वाले 2 से भी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पर किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा, इंटू 1, ठीक है। फिर है प्लस, प्लस का प्लस आ गया। ऑक्सीजन का वेट कितना होता है 16, तो यहाँ प्लस में क्या लिखूँगी 16, क्योंकि ये भी प्लस में लिखा हुआ है ना। फिर यहाँ कितना दिया हुआ है H2O। अब इस पूरे का वेट निकालना है, तो हाइड्रोजन के पैर में 2 है, तो यानी 2, हाइड्रोजन का वेट कितना है 1 होता है, इंटू में 1। अब ये जो अगर दो एटम प्रेजेंट आ जाए एक ही मॉलिक्यूल में तो उसको प्लस करके लिखते हैं, ठीक है। यहाँ तो प्लस ऑलरेडी लगा हुआ था, लेकिन यहाँ प्लस नहीं लगा हुआ था, साथ साथ में लिखे हुए थे, तो 2 डिफरेंट आइटम आ जाए तो उसको हम प्लस लगा के शो करते हैं। प्लस 6, ऑक्सीजन का आइटम कितना है, वेट कितना है 16। अब इनको ऐड करो, यहाँ कितना आएगा 2, और यहाँ कितना आएगा प्लस 16, यहाँ कितना आएगा 2 + 16, 18 और 18। ये तो हमने लगा दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। मतलब ये क्या कर रहा है, मास कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ये अभी मैंने मास निकाल कर दिखाया है कि ये कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मेरा 18 ग्राम इज इक्वल्स टू 18 ग्राम आ गया, इसका मतलब ये मेरे लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो कर रहा है। अब हम डेफिनेट प्रोपोर्शन का रूल देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, हमारे पास कौन कौन से आइटम्स प्रेजेंट है। हमारे पास प्रेजेंट है एक तो हाइड्रोजन और एक हमारे पास प्रेजेंट है ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन का वेट कितना होता है 1 होता है, ऑक्सीजन का वेट 16। इन दोनों को क्या करो, प्रोपोर्शनल में लिख लो, 2:1:16, ठीक है। अब ये 1 है तो हाइड्रोजन कितना है 2 आइटम्स में है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ठीक है। अब ये कितना बन गया 2:16। यहाँ प्लस लिखा था हमने, कंजर्वेशन ऑफ मास में प्लस लगा के ऐड किया था, लेकिन कांस्टेंट प्रोपोर्शन में हम क्या करेंगे, रेशो लगा के शो करेंगे, मतलब डिवाइड में है ये 2 डिवाइडेड बाय 16। अगर हम 2 डिवाइडेड बाय 16 इस तरह से लिखते हैं तो ये कट जाते हैं ना, यहाँ 8 आ जाएगा। उसी तरह से अगर 2:16 लिख रहे हैं तो ये भी कट जाएंगे, 2 के टेबल से कट रहा है, ये देखो कितना आएगा 1:8 आ गया। अब प्रोडक्ट साइड का निकालते हैं। प्रोडक्ट साइड में भी निकालने के लिए क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट है। हाइड्रोजन के प्रोपोर्शन में क्या लिखेंगे 2:1, क्योंकि हाइड्रोजन के पैरों में 2 है, 2:1 रेशो। ऑक्सीजन के कितना प्रेजेंट है 16, ठीक है। 2 को अब काट दो 16 से, यहाँ कट जाएगा 8, यानी कि इधर रिएक्टेंट साइड में भी हमारा कितना आया 1:8 और प्रोडक्ट साइड में भी हमारा कितना आया 1:8, यानी कि ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। और जब आप वाटर का कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, कोई भी पार्टिकल्स ले लो, चाहे आप रिवर का पानी ले लो, चाहे आप लेक का पानी ले लो, उन सब में जो वाटर का जो रेशो है वो क्या रहेगा 1:8 रहेगा। ये होता है कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मतलब जो हम प्रोपोर्शनल निकाल रहे हैं। अब जरूरी नहीं है रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों साइड का निकालना है, सिर्फ
सिंपल सी बात है, अगर 1:8 इधर आ रहा है तो इधर भी 1:8 ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि कांस्टेंट प्रोपोर्शनल यही कहता है कि अगर H2O का रेशो 1:8 है, अब आप दुनिया का कोई भी पानी ले लो, किसी भी जगह का पानी ले लो, चाहे रिवर का पानी ले लो, चाहे नाली का पानी ले लो, चाहे कोई भी ले लो, ठीक है, उसमें जो वाटर का जो प्रोपोर्शन है वो क्या रहेगा? हमेशा 1:8 रहेगा। ऐसी कुछ प्रोपोर्शनल है जो फिक्स है, तो हम किसी का भी ले लें वो क्या रहेंगे? हमेशा फिक्स प्रोपोर्शनल में रहेंगे। तो ये था हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है, जिसमें हमारे जो वाटर की जो ज़रूरी नहीं है कोई वाटर ही हो, और कुछ भी हो सकता है, वो हमें निकालना पड़ेगा कि उसकी प्रोपोर्शनल कितनी आ रही है। तो वो जो प्रोपोर्शनल है वो हर किसी में क्या रहेगी? सेम रहेगी। अब हमारा ये क्वेश्चन है जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि इससे पहले हम ये डेफिनेशन समझते हैं। जो मैंने डेफिनेशन लिखी थी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की, वो क्या थी? इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द फिक्स प्रोपोर्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं उन एलिमेंट्स का प्रोपोर्शनल होता है वो सेम होता है। किसमें? बाय मास सेम होता है। जैसे मैंने वाटर का एग्जाम्पल दिया था, तो उसमें ये जो वाटर मॉलिक्यूल था इसमें एलिमेंट कौन कौन से प्रेजेंट थे? ये बोल रहे हैं ना, एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट। एलिमेंट कौन कौन से प्रेजेंट है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब इन दोनों का जो प्रोपोर्शनल है वो क्या बोल रहा है? फिक्स है। किससे? बाय मास से। अब इन दोनों का प्रोपोर्शनल निकाले बाय मास, तो हमें पता है हाइड्रोजन का वेट कितना होता है? 1 होता है। ऑक्सीजन का वेट कितना होता है? 16 होता है। लेकिन यहाँ पर कितने नंबर ऑफ आइटम्स यूज़ किया है हाइड्रोजन के? 2 नंबर्स ऑफ यूज़ किए हैं। तो यहाँ पर मैं क्या किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी? 2 से, क्योंकि इसके पैरों में क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। ऑक्सीजन के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट यूज़ किया है? 1 नंबर ऑफ एलिमेंट यूज़ किए हैं। तो यहाँ 16 × 1, तो मेरे पास क्या आया? 2 और 16। प्रोपोर्शनल बोला है, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है रेशो, यानी कि डिवाइड में, ठीक है। तो ये जब था ये कट गया 2 के टेबल से, तो हमारा क्या आ गया? 1:8, यानी कि ये जो प्रोपोर्शनल है किसी भी वाटर के लिए फिक्स रहेगा। अब जरूरी नहीं है ये वाटर ही हो, ये कोई और भी मॉलिक्यूल्स हो सकता है। जैसे हम LH3 का देखते हैं, LH3 जिसको हम क्या बोलते हैं? अमोनिया, ठीक है। अब यहाँ कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट है? N और H। L का एटॉमिक वेट क्या बताया था मैंने? इसका वेट होता है 14 और हाइड्रोजन का वेट होता है 1। अब यहाँ नाइट्रोजन कितने नंबर में प्रेजेंट है? क्या इसके पैरों में कुछ लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। क्या इसके आगे कुछ लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। तो इसका मतलब 14 × 1, 3। हाइड्रोजन के पैरों में कितना लिखा हुआ है? 3, यानी यहाँ कितने हाइड्रोजन यूज़ हुए? 3। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगी? 3 से। तो मेरा रेशो क्या आएगा? 14:3। तो ये हमारा अमोनिया का रेशो है, ये हमारा वाटर का रेशो है, जो क्या रहता है? फिक्स रहता है। यही हमारी डेफिनेशन थी, यही हमारा स्टेटमेंट था। क्या स्टेटमेंट था? कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में या सब्सटेंस रह दो, इन अ केमिकल रिएक्शन द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट। एलिमेंट्स हमेशा प्रेजेंट रहेंगे। किसमें? फिक्स प्रोपोर्शन में प्रेजेंट रहेंगे। किसमें? बाय मास। बाय मास हमेशा फिक्स प्रोपोर्शनल में प्रेजेंट रहेंगे। ये आपको स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, जो क्या कहता है? हमने हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया, उन दोनों को जब कंबाइन कराया तो हमारा क्या आता है? हमें वाटर मिलता है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है? हमें वाटर मिल रहा है। और हाइड्रोजन जो है और ऑक्सीजन जो है उन दोनों का रेशो दे दिया हमें 1:8। अब हमें पता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशो दिया 1:8 वो क्या रहता है? हमेशा फिक्स रहता है। ये हमने किस में पढ़ा था? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल में पढ़ा था, ठीक है। अब ये बोल रहा है जो वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है उसमें 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन बन रहा है, 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है। अब ये बोल रहा है ऑक्सीजन के कितने वेट लूँ, कितना वेट ले कि जो हाइड्रोजन है वो 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन है वो 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाए
तो उसके लिए हमें कितना अमाउंट लेना पड़ेगा ऑक्सीजन का। तो मैंने क्या लिख दिया, 1:8 दिया हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ठीक है। और वाटर का क्या दे रखा है, वाटर में हाइड्रोजन का दे रखा है 3, ऑक्सीजन का दे रखा है हमें x, हाइड्रोजन का है 3 और ऑक्सीजन का है x। अब हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में यही तो पूछा है कि कितने अमाउंट में ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन का हमें वेट दे दिया 3। अब आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि इसने फिक्स बता दिया कि इतने ग्राम में हाइड्रोजन जो है रिएक्ट कर रही है। और हमें पता है जो हाइड्रोजन है वो किस में एग्जिस्ट करती है, H2O में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो हमें यहाँ से x निकालना है। अब क्या करना होगा, इस 1:8 को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ और इस 3:x को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ। अब आपने मैथ्स में कितनी बार पढ़ा है कि x को इधर ले जाओ, x को इधर लेके जाऊँगी, 8 उधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसे बोलते हैं। 1/8 = 3/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, x = 8 × 3, x कितना आ गया 24 ग्राम। यानी कि हमें ऑक्सीजन कितनी लेनी पड़ेगी, 24 ग्राम। जब 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी तो हमें ये फिक्स प्रोपोर्शनल मिलेगा। ये आपका था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो चलिए अब देखते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इसने क्या किया था, जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने कंसेप्ट दिया था कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, और क्या बोला था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया। इसलिए क्या किया डाल्टन ने, सभी को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। अब यहाँ मैंने इसके कुछ पोस्टुलेट्स लिखे हैं, आपको क्या करना है, इसको नंबर वाइज याद करना है। मतलब अगर एक नंबर पे ये वाला पोस्टुलेट है तो आपको याद रखना है कि एक नंबर पे कौन सा था, सेकंड नंबर पे कौन सा था, थर्ड नंबर पे कौन सा था। लाइन वाइज आपको याद रखना है, ऐसे नहीं है कि आप उल्टा पुल्टा कर दो। लाइन वाइज आपको, सीक्वेंस वाइज आपको याद करना है। तो चलिए देखते हैं क्या था। फर्स्ट पोस्टुलेट ये कह रहा है, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स विच पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन। मतलब कोई भी एक मैटर है, जितने भी हमारे आसपास कुछ भी है वो हमारा क्या है, मैटर है। अब जितने भी मैटर है वो सब किससे मिलकर बने हैं, पार्टिकल से मिलकर बने हैं। वो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है, टाइनी पार्टिकल्स है, उन टाइनी पार्टिकल्स को डाल्टन ने क्या नाम दे दिया, एटम्स नाम दे दिया, जो कि किस में पार्टिसिपेट करते हैं, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये समझ में आ गया कि कोई भी मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना है, वो किससे मिलकर बना है, पार्टिकल से। और ये जो पार्टिकल है इसको इसने क्या नाम दे दिया, एटम्स, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट था। सेकंड पोस्टुलेट हमारा ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कहता है, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी आइटम्स को हम ना तो तोड़ सकते हैं ना क्रिएट कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। तो ये एक तरह से किसका हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया। मतलब कोई भी पार्टिकल है उसका कोई ना कोई मास रहेगा। अब उस मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते। डिस्ट्रॉय भी कैसे करोगे, डिस्ट्रॉय भी करोगे तो भी उसका मास वही का वही रहेगा। मतलब जो एटम है उसका जो मास है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जिसको क्या बोला है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपके क्वेश्चन आ जाएगा कि डाल्टन का कौन सा लॉ ऐसा है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। आपका आंसर क्या रहेगा, सेकेंड पोस्टुलेट, ठीक है। थर्ड है, आइटम ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इसका मतलब क्या है, एलिमेंट बोला है यहाँ पर, ध्यान देना। एलिमेंट मतलब जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। मान लो मैंने हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है। अब हाइड्रोजन के अंदर क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अब ये बहुत सारे पार्टिकल्स किसके हैं, हाइड्रोजन के। हमने पढ़ा था ना, स्मॉलेस्ट एंटाइटी ऑफ द एलिमेंट इज नोन एज एटम्स। अभी हाइड्रोजन की स्मॉल एंटाइटी क्या है, H है। तो इस हाइड्रोजन में क्या प्रेजेंट रहेंगे, H प्रेजेंट रहेंगे। इन सब पार्टिकल्स को क्या नाम दिया है, एटम्स दिए। मान लो मैंने ये एक पार्टिकल ले लिया,
इस पार्टिकल का मैंने नाम बोल दिया रोहन, और मैंने एक दूसरा पार्टिकल ले लिया जिसका नाम मैंने बोल दिया सोहम। तो मैं बोल रही हूँ, बताओ क्या रोहन और सोहम दोनों सेम है? आप बोलोगे यस। क्यों सेम है? क्योंकि ये जो हमने जो लिया है बॉक्स, इस बॉक्स में सभी पार्टिकल्स हैं वो किसके हैं? हाइड्रोजन के हैं। सभी पार्टिकल्स किसके हैं? हाइड्रोजन के हैं। चाहे आप कोई सा भी ले लो, वो सभी किसके हैं? हाइड्रोजन के, जिसका मास क्या रहेगा? सेम रहेगा, और जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या रहेगी? सेम रहेगी। अब देखो हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 होता है। हाइड्रोजन का मास 1 होता है। इस हाइड्रोजन का मास कितना है? 1 है। और इस H2 का करें तो 2 × 1 यानी कि 2 आ गया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसका मास ही 1 आएगा, ये जितने भी इसके अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट है H2 के अंदर, वो सब कंबाइन होकर एक मास का फॉर्मेशन कर रहा है, और वो मास किसके इक्वल है? H2 के इक्वल है। ठीक है, ऐसा नहीं है सिर्फ रोहन और सोहम का मास है वो है डिफरेंट, एक होगा। पूरे इसका, अगर पूरे इस कंटेनर का, पूरे इस बॉक्स का मास निकाले तो किसके इक्वल आएगा? हाइड्रोजन के इक्वल आएगा। और रोहन और सोहम का जो मास रहेगा सेम रहेगा। मान लो इसका 3/4 है तो इसका भी 3/4 होगा, इसका भी 3/4 होगा, और सबको टोटल करेंगे तो वो हमारा कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो ये है। अगर ये बोल दे आइटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब एक कंटेनर में तो मैंने हाइड्रोजन ले लिया, दूसरे कंटेनर में मैंने क्या ले लिया? सोडियम के पार्टिकल्स ले लिए। तो इसमें सब कैसे होंगे? जो सब पार्टिकल्स हैं वो किसके होंगे? सोडियम के होंगे। अगर इसमें से मैं 2 पार्टिकल्स उठा लूँ तो वो सब कैसे होंगे? सेम मास के होंगे और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के होंगे, जो हमारा थर्ड पोस्टुलेट था। फोर्थ पोस्टुलेट ये कह रहा है कि अगर मैं यहाँ से रोहन को उठा लूँ, इसका नाम है मान लो राहुल, ठीक है। अब यहाँ से मैं रोहन को उठा लूँ और यहाँ से मैं राहुल को उठा लूँ। अब मैं आपसे पूछूँ क्या रोहन और राहुल इनका वेट सेम है? आप बोलोगे नहीं। क्यों सेम नहीं है? क्योंकि ये तो हाइड्रोजन के हैं, ये सारे पार्टिकल, ये सारे आइटम्स किसके हैं? हाइड्रोजन के हैं, और ये वाले सारे आइटम्स किसके हैं? सोडियम के हैं। तो हाइड्रोजन और सोडियम सेम कैसे हो सकता है ना? तो इसीलिए जो अगर हम डिफरेंट ले रहे हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स ले रहे हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी? डिफरेंट होगी, उनके मासेस भी क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। ये हमारा फोर्थ पोस्टुलेट था। अब हमारा थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है? हमारा थर्ड पोस्टुलेट ये कहता है कि जो आइटम है वो क्या होता है? कंबाइन होता है किसमें? स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। अगर आइटम्स है वो अगर मिल जाए, जॉइंट हो जाए, तो वो किसका फॉर्मेशन करेंगे? कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे H2O में क्या होता है? H प्रेजेंट रहता है एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो मेरे पास क्या मिल जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल। और ये जो वाटर है ये हमारा कैसा है? कंपाउंड है, जो किससे मिला? 2 एलिमेंट्स को, 2 आइटम्स को कंबाइन करने से मिला। तो ये हमारा क्या हो गया? फिफ्थ पोस्टुलेट हो गया। हमारा थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है? द रिलेटिव नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ आइटम्स आर कॉन्स्टेंट इन गिवन कंपाउंड्स। मतलब लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनल जो पढ़ा वो यही है कि सबका प्रोपोर्शनल क्या रहेगा? सेम रहेगा। वही बात ये बोल रहा है। तो आपको क्वेश्चन आ जाए कि डॉल्टन का ऐसा कौन सा पोस्टुलेट है जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल को फॉलो करता है? आपका आंसर आएगा 6। तो इस चैप्टर में हमने क्या देखा? इस चैप्टर में हमने अभी तक ये देखा कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, हमने ये देखा। उसके बाद हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को डिस्कस किया, जिसमें 2 लॉज थे। पहला था लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, सेकंड था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल। इन दोनों लॉज को हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने डाल्टन थ्योरी देखी, ये डाल्टन क्या कहता है। अब हम आगे का जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।